हेलो दोस्तों। तो आज हमारा जो है पार्ट 5 आ रहा है, ठीक है। पार्ट 5 में हम क्या पढ़ेंगे, जो 6th हमारा टॉपिक था महत्वपूर्ण अधिनियम और विधेयक, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो संशोधन हुए ना उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है सूचना का अधिकार, जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। इसमें कुछ संशोधन किए गए उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए क्या, हाल ही में जो आरटीआई एक्ट था 2019 उसको अधिनियमित किया गया। जो 2005 था ना उसकी जगह इसको अधिनियमित किया गया। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया, संशोधन में सबसे पहले निश्चित जो कार्यकाल था उसकी समाप्ति की गई। निश्चित कार्यकाल पहले कितना था, 5 साल का, ठीक है, 5 ईयर का था। उसे हटा के अब क्या कर दिया गया, जो केंद्र सरकार द्वारा उसे जो है अब निर्धारित किया जाएगा कि वो कितने साल के लिए होगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक है, जो मुख्य सूचना आयुक्त आरटीआई का और जो सूचना आयुक्त होते हैं, इन दोनों के लिए क्या करेगा, कार्यकाल की अवधि को अधिसूचित करेगा, ठीक है। उसके बाद वेतन का निर्धारण, देखिए अगर वेतन की बात करें तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है ना, जो आरटीआई में जो सूचना का अधिकार जो डिपार्टमेंट है उसमें मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त होता है, ठीक है, इनको जो है अगर केंद्रीय स्तर पर बात करें तो इनकी जो वेतन होता है किसके बराबर होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और जो चुनाव आयुक्त होता है, चुनाव आयुक्त का सूचना आयुक्त के बराबर और मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्य सूचना आयुक्त के बराबर। देखिए अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा बहुत, तो लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है, भाग 10 में चैप्टर 68 निर्वाचन, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इनका वेतन कितना होता है, ठीक है। तो इनके क्या होगा, समतुल्य होगा। इसके अलावा अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उनका वेतन जो है चुनाव आयुक्त के बराबर होगा, मुख्य सूचना आयुक्त का, और जो सूचना आयुक्त होता है उनका वेतन राज्य के जो मुख्य सचिव होंगे इनके बराबर होगा, ठीक है। और जो ये अधिकार है, जो वेतन और सेवा शर्तें, ये भत्ते, अन्य नियम, ये सब निर्धारित करते हैं वो केंद्र सरकार करती है, ठीक है, केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए आप जो सूचना आयुक्त की जॉब कर रहे हैं या उससे मुख्य सूचना आयुक्त की जॉब कर रहे हैं, अगर आप इससे पहले कोई और जॉब करते थे, ठीक है, जैसे एसएसबी वगैरह, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है 10 साल का, है ना, तो इस टाइप की कोई जॉब करते थे, वहाँ से आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है। तो रिटायरमेंट में क्या होता है, कुछ कटौती होती थी पहले, पर अब क्या होगा, इन कटौतियों के प्रावधानों को क्या कर दिया गया, लॉक कर दिया गया है, ठीक है। अगर इस अधिनियम की बात करें तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की एक शक्ति होती है। नागरिकों को शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र होता है नागरिकों के लिए, ठीक है। सूचना प्राप्त करने के लिए किसी कारण का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम पहले एक मेरा वो था, फ्रेंड था, मतलब उसने अपनी बिल्डिंग को, उसे लग रहा था कि मतलब इसमें जो है सीमेंट कम यूज़ किया गया है, तो उसने क्या किया, एक आरटीआई एक्ट लगाया, आरटीआई एप्लीकेशन भेजी, ठीक है, और सिर्फ 10 रुपये में भेजी थी उस समय पे, 5-6 साल पहले की बात होगी। तो उसमें क्या था कि उस बिल्डिंग को कितना पैसा अलॉट हुआ था और उसमें कितने का मटेरियल लगा, इसका पूरा जो डिटेल थी वो उसके पास आ गई थी, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया, सार्वजनिक अधिकारों को सूचना प्रदान प्राप्त करने की एक शक्ति होती है, ये हो गया। नागरिकों को शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र होता है, ठीक है, उस कोई कारण नहीं दिया उसने, सीधा एप्लीकेशन दे दी और उसके पास डिटेल आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से समझ लीजिएगा। उसके अलावा जो है कुछ जो सूचनाएं होती हैं सार्वजनिक प्राधिकरण की, उनको पहले से ही जो है अग्रिम रूप से प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया। जैसे अपने अधिकारियों के कार्य कि क्या, कौन सा अधिकारी क्या कार्य करेगा, संरचना, शक्तियाँ और कर्मचारियों की वित्तीय जानकारी, ये सब पहले से ही देनी होती है, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट को। उसके अलावा आरटीआई एक्ट की जो 2H धारा है उसके अंतर्गत जो लोक प्राधिकारी है उससे क्या है, संविधान या उसके अधीन या फिर संसद द्वारा कोई बनाया गया नियम है, ठीक है, कानून है, विधि है, राज्य विधानमंडल द्वारा कोई बनाया गया कानून है, या समुचित सरकार द्वारा जारी की गई किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त, इन सभी को सरकारी संस्था को देने के लिए अभिप्रेत है, ठीक है। उसके अलावा प्राधिकारियों को सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, मतलब वो जो है प्राधिकारी वो आपको सूचना देने के लिए उत्तरदायी उन्हें बनाया गया है। उसके अलावा एक जो है लोक प्राधिकरण अपनी जो प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं उसके लिए एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी, इसको भी नियमित करता है, ठीक है। जो पीआईओ होते हैं, इसको जो भी उसके पास आरटीआई एक्ट आएगा, कंप्लेंट जाएगी, उसको 30 दिन के भीतर उसको प्रदान करना जो है अनिवार्य होता है। पर अगर किसी के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है तो 48 घंटे, मतलब 2 दिन के भीतर देना होता है। अपील तंत्र की बात करें अगर, तो यह मांगी गई जो सूचना होती है, ये निर्दिष्ट जो समावधि होती है उसके प्रदान अगर भीतर नहीं की गई तो आप जो है पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध भी अपील दायर कर सकते हैं कि ये आरटीआई में निश्चित समय पे नहीं मिली थी।
ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या होता है प्रथम अपीलीय अधिकारी, ठीक है। प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन होता है? जो प्रथम अपील लोक प्राधिकारी के भीतर ही की जाती है, ठीक है। ये कौन होता है? PIO जो होता है ना, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उससे क्या होता है वरिष्ठ अधिकारी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर अंतिम अपीलीय अधिकारी की बात करें तो अंतिम कौन होते हैं? केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। यही क्या है, इनकी नियुक्ति करते हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो 10 अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त सॉरी, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति ये करता है, तो ये क्या होते हैं? अंतिम अपीलीय अधिकारी होते हैं, ठीक है। उसके बाद अन्य संबंधित तथ्यों की बात करें अगर हम, तो हाल ही में जो कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय समितियां हैं, इन्होंने जो केंद्रीय सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, और जो SIS है, राज्य सूचना आयोग है, उनके कार्यकरण की समीक्षा करने का निर्णय किया है, ठीक है। इन दोनों के बारे में अगर हम देखें तो देखिए अब जो केंद्रीय और सूचना आयोग है, जो RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत आते हैं, ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। ये RTI अधिनियम के अंतर्गत एक अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है, ठीक है। जो भी हमारे जो PIOs पे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पे जो भी अर्थदंड लगाना है, उनके विरुद्ध शिकायत है, उसकी जांच प्रारंभ करनी है, इस जैसे जो व्यापक शक्तियाँ हैं, वो इसमें निहित हैं, ठीक है। ये एक तरह से जो है दीवानी न्यायालय के समान ही इन्हें भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। जो CIS है वो संसद के, और जो SIS है, ठीक है, वो राज्य विधानमंडलों, इनके समक्ष अपनी प्रशासनिक शाखाओं, जो उनकी प्रशासनिक शाखाएं होंगी, अर्थात जो केंद्र में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय और राज्यों में जो सेवा विभाग है, उसके माध्यम से अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है उसको प्रस्तुत करना इनके लिए आवश्यक होगा, ठीक है। हालांकि इन वार्षिक रिपोर्टों पर संभवतः ही कभी संसद या राज्य विधानमंडल में चर्चा होती हो। यह RTI अधिनियम की प्रभावकारिता को प्रश्नगत करता है। मतलब यहाँ पे जो है किसी ने अपनी जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, ठीक है, पूरे साल का, और संसद में उस पर कभी कभार ही मतलब जो होता है संसद या राज्य विधानसभा में चर्चा होती है, तो इससे क्या होता है RTI अधिनियम की प्रभावकारिता को इससे प्रश्नगत किया जाता है। पर अब क्या हो गया, पहली बार इस निकाय की जो कार्य प्रणाली है उसकी संसदीय समीक्षा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से समीक्षा की जाएगी, ठीक है। संसदीय समिति जो होती है उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से समीक्षा की जाएगी, ताकि इसे कार्यकरण को प्रभावी बनाया जा सके, ठीक है। अब CIC के बारे में देख लेते हैं, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है। उसमें क्या होता है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, 10 से अधिक जो है अनधिक सूचना, मतलब 10 से अधिक ना हो, सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त 1 और सूचना आयुक्त 10 से अधिक ना हो। राष्ट्रपति द्वारा इसकी जो है नियुक्ति की जाती है और एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है, ठीक है। एक समिति होती है जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अब समिति के मेंबर कौन होंगे? एक तो अध्यक्ष के रूप में इसका प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। और विपक्ष के लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो इसका सदस्य होगा, ठीक है। जो भी इसके लिए जो सिलेक्शन होगा व्यक्तियों का, उनके पास सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उन्हें विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो जो संसद है या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, ना ही उनके पास कोई राजनीतिक दल से कोई संबंध होना चाहिए, ठीक है, ना ही किसी वो लाभ के पद पर हो। उन्हें व्यापार में भी लिप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई व्यापार भी ना कर रहे हो, और एक बार वो नियुक्त हो गए उसके बाद पुनः नियुक्त के वो पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। ये CIC की बात हो रही है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 सॉरी, ठीक है, जिसने किसको प्रतिस्थापित किया है, जो 1986 का उपभोक्ता अधिनियम था, ठीक है। तो उसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। सबसे पहले इसके उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया CCPA, उसका उद्देश्य है जो उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों को बढ़ावा देना, ठीक है। जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम मतलब खरीदते हैं कुछ सामान, तो हमारे अधिकारों को क्या करना, बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा करना, उन्हें लागू करना, तथा अधिनियम के तहत जांच या उनकी अन्वेषण मतलब उनकी जांच करना। उसके उत्तरदायित्व के लिए उन्होंने एक अन्वेषण महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनको जो है प्रदान किया, इस पद को, मतलब इस पद पे जो भी होगा, ठीक है, जो मामलों की समीक्षा करेगा वह प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा इसके मामले में, ठीक है। अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखें, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 है, तो सबसे पहले प्रोविज़न देख लेते हैं, रेगुलेशन सबसे पहले।
नो सेपरेट रेगुलेटर, कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, पर अब इसका क्या है, CCPA को फॉर्म कर दिया गया, इसको अथॉरिटी दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट की बात करें तो कंप्लेंट कुड बी फिल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर ऑफिस इज़ लोकेटेड, जहाँ पे सेलर ऑफिस होता था वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट होता था। अब क्या है, कंप्लेंट कैन बी फिल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेंट रेसिड्यू ऑन वर्क, मतलब जहाँ पे भी आपकी कंप्लेंट है, आप जहाँ पे काम करते हैं वहीं से इसकी कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होगी, नो प्रोविज़न, कंज्यूमर कुड अप्रोच ए सिविल कोर्ट बट नॉट ए कंज्यूमर कोर्ट, सिविल कोर्ट में आप जा सकते थे उस समय 1986 के अकॉर्डिंग, पर कंज्यूमर कोर्ट में नहीं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। प्रिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, तो ये क्या है, इनके जो मतलब कितने अमाउंट तक आप किस कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में पहले 20 लाख तक जा सकते थे कोर्ट में, स्टेट कोर्ट में 20 से 1 करोड़ तक, 20 लाख से, नेशनल में 1 करोड़ से अबव के मामले में, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट में अप टू 1 करोड़, ठीक है, स्टेट में 1 से 10 करोड़, नेशनल में कब जाएंगे, जब 10 करोड़ से ऊपर का मामला होगा। ई कॉमर्स पहले कुछ नहीं था प्रोविज़न, ऑल रूट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स के वो होंगे उनके पास इनकी कंप्लेंट जाएगी, ठीक है। मेडिएशन सेल, नो लीगल प्रोविज़न, कोर्ट कैन रिफ़र सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, मतलब मीडिएशन बीच बचाव कर सकता है कोर्ट, ठीक है, कंज्यूमर और जो बेचने वाला उनके बीच में मीडिएशन। यह अधिदेशित है कि उपभोक्ता जो है अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों की जांच का संचालन करने के लिए, ठीक है, ये अधिदेशित है कि इनकी जांच का संचालन कर सकते हैं। असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं की वापसी का आदेश देने हेतु भी जो है इसके लिए जांच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुचित जो व्यापार होता है, प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों के विनियमन हेतु, इनको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, जो भ्रामक जो विज्ञापन होंगे ना उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं या फिर समर्थनदाताओं या प्रकाशकों को दंडित कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इनको बना रहा है भ्रामक विज्ञापनों को, उनको भी दंडित कर सकते हैं। अधिनियम के तहत प्राधिकरण को ग्राहकों को एक वर्ग की जो है और से स्वतः संज्ञान, मतलब सुओ मोटो होता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो लेता है, तो ये भी एक तरह से अब सुओ मोटो ले सकते हैं, किसी मामले को उठा के अपने अंदर ला के और उस पर जो है जांच के लिए समिति वगैरह गठन कर सकते हैं, ठीक है। अधिकार प्रदान किया गया जिससे क्लास एक्शन सूट, मतलब एक अनेक उपभोक्ताओं के, मान लीजिए कहीं पे दूध की सप्लाई हो रही थी, ठीक है, जिस एरिया में, तो वहाँ पे अगर दूध मान लीजिए ख़राब चला गया किसी 1 दिन या 2 दिन, और कंज्यूमर कोर्ट में अगर अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे बहुत सारे उपभोक्ता हो जाएंगे फिर तो, ठीक है। तो उसके लिए एक क्लास एक्शन सूट रखा गया है, सूट, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक बड़ा वर्ग समूह जो होता है उसको न्यायालय में वाद दायर करा जाता है एक इंसान के द्वारा, ठीक है, जिसमें प्रतिनिधि कार्रवाई के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, क्लास एक्शन। उसके बाद यह सामान्यतः तब दर्ज किया जाता है जब कई लोगों का समान या समरूप से क्षति पहुंचती हो, ठीक है। उसके अलावा ये देख लेते हैं, नए अधिनियम में प्रदान किए गए 6 उपभोक्ता अधिकार। सबसे पहले संरक्षण का अधिकार, 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक कोई अगर वस्तु है, उत्पाद है और सेवाओं के विपणन, इसके विरुद्ध संरक्षण देता है। विपणन मतलब जो बांट दिया जाता है ना अलग अलग लोगों में, तो अगर जीवन के प्रति खतरा या संपत्ति के लिए या उत्पादों से सेवाओं से, तो उसके लिए संरक्षण का अधिकार। अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए वस्तुओं, उत्पादों व सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक, मूल्य के बारे में सूचित होने का अधिकार, मतलब हमें इन सब चीज़ों के बारे में सूचित होने का अधिकार है, एक तरह से जैसे RTI होता है ना, तो उस टाइप से ही ये सब जो है बताना अनिवार्य है, ठीक है। उसके अलावा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं तक पहुंच हेतु जहां भी संभव हो आश्वस्त होने का अधिकार, ठीक है। सुने जाने का अधिकार, मतलब अगर हम कोई कंप्लेंट करें तो उसको सुने जाने का भी अधिकार है हमें। इस संदर्भ में आश्वासित होना कि उचित मंचों पर उपभोक्ताओं के हितों को न्यायोचित वरीयता प्रदान की जाएगी। अनुचित व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यवहार प्रथाओं का उपभोक्ताओं के निर्लज्ज शोषण के विरुद्ध जो है प्रतितोष का अधिकार। प्रतितोष होता है जैसे कंपनसेशन देना, मतलब किसी चीज़ से हमारा कोई नुकसान हुआ है तो उसका कंपनसेशन भी मिलेगा, ठीक है, भरपाई बोलते हैं जिसे। उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, ठीक है। उसके अलावा उपभोक्ता विवाद अधिनियम प्रक्रिया का क्या होगा, सरलीकरण होगा। जो राज्य और जिला आयोग है उनको सशक्तिकरण किया जाएगा ताकि वे अपने स्वयं के जो आदेश होते हैं उनकी समीक्षा कर सकें। उसके अलावा अपने आदेशों को लागू करने के लिए जो उपभोक्ता आयोग है उसको भी सशक्त किया जाएगा, ठीक है।
इसके भीतर मान लीजिए आपने कंप्लेंट करी 21 दिनों के भीतर अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो शिकायत को स्वतः स्वीकार्य मान लिया जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता आयोगों तक पहुंच को जो है सुगम बनाया जाएगा। उसके लिए निवास स्थान या कार्यस्थल के आवेदन, ई फाइलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई के उपाय भी किए जाएंगे, ठीक है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की अगर बात करें, अल्टरनेट मतलब हमारा कोई जो डिस्प्यूट है उसको समाधान तंत्र, ऐसी शिकायत है जिसमें आरंभिक निपटान की मतलब जहाँ पे हम शुरुआत में ही जो है उसको निपटा सकते हैं। कैसे? मध्यस्थता के जरिए, मतलब बीच बचाव करके कि आप जो है इसको जैसे थोड़ा बहुत पैसा ले लीजिए या फिर आपका जो है प्रोडक्ट वो रिटर्न हो जाएगा। इस टाइप की मध्यस्थता से अगर वो हो रहा है तो हम उसको शुरू में इसकी कोशिश करेंगे। इन प्रक्रियाओं में जो है उपभोक्ता आयोगों के तत्वाधान में स्थापित होने वाले जो मध्यस्थता प्रकोष्ठ होते हैं, जो मीडिएशन सेल होती है, ठीक है, उनको उनकी आयोजित की जाएगी उनको, ठीक है। मध्यस्थता के माध्यम से निपटान के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब वहाँ पे हमने बीच बचाव कर दिया और बाद में क्या है, हमें फिर भी मध्यस्थता के बाद भी हमें लग रहा है ये प्रोडक्ट अभी भी ख़राब है, ठीक है, तो हम ये नहीं कि मध्यस्थता सेल की कंप्लेंट करने लग गए, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ई कॉमर्स, क्योंकि उस समय पे क्या आपने ही तो हाँ कहा था मध्यस्थता के लिए कि ये ठीक है जो भी इन्होंने सजेस्ट किया है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की जाएगी। अगर कर दी तो अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। ई कॉमर्स संस्थाओं के बारे में उन्हें अपना जो है जो कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा जहाँ पे वो बना है उसको बताना होगा। उसके सहित जो आप रिटर्न अगर उसको चाहते हैं, मान लीजिए आपने फ़ोन ले लिया है ना, फ़ोन या और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या जूते या कुछ भी ले लिया आपने फ्लिपकार्ट से, तो उसको एक तो कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ पे बना है वो बताना होगा। रिटर्न वापस करने की क्या वो है, प्रतिदाय, रिफंड, एक्सचेंज जो पैसे वापस मिलेंगे, वारंटी, गारंटी, आपूर्ति व लदान, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, जो कस्टमर केयर सर्विस होते हैं ना हमारी, कंप्लेंट होते जो, उसका बताना होगा। भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प आदि के बारे में क्या होगा, सूचना प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। यह उपभोक्ता को उस प्लेटफॉर्म पर जो क्रय पूर्व चरण होते हैं, ठीक है, प्री परचेज स्टेज, मतलब आपको मान लीजिए मोबाइल ख़रीदना है तो मोबाइल का क्या होगा, प्री परचेज स्टेज की उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मैं रिटर्न पॉलिसी क्या है, ठीक है, उनमें सूचित निर्णय लेने में क्या होगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। इस अधिनियम के तहत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना प्रदान करना जो है अनिवार्य है। 48 घंटों के भीतर हमें, अगर हमने कंप्लेंट डाली कि हमें फ़ोन रिटर्न करना है, तो 2 दिनों के भीतर उन्हें बताना होगा कि आपका फ़ोन रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कंप्लेंट है जो भी उनका, और उन्हें शिकायत प्राप्ति की तिथि के 1 महीने के भीतर उसका निवारण भी करना होगा, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी उन्हें एक नियुक्त करना होगा। यह विक्रेता द्वारा प्रदत्त वस्तुएं या सेवाएं दोषपूर्ण मात्रा में कम विलंब से वितरित या प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विवरण से भिन्न हो तो विक्रेता जो है, अगर इन सब में डिफ़ॉल्ट हो तो क्या होगा, वस्तुओं या सेवाओं को वापस लेना और प्रतिदाय करना अस्वीकृत नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण नियम को अगर हम देखें 2020, तो इसके बारे में क्या है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020, तो ऑनलाइन खुदरा विक्रेता जो होता है उसको अधिक जवाबदेह बनाएगा ये, ठीक है। मतलब हमने इतना सारा वो पढ़ा वो सब बताएगा तो अधिक जवाबदेह हो जाएगा। और उनके व्यवसाय को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है 19 है उसके हिस्से के रूप में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो मंत्रालय हमारा मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री याद रखिएगा इसकी, द्वारा इन नियमों को क्या अधिसूचित किया गया। अगर इस नियमों के प्रमुख बिंदु देखें तो ये नियम जो है भारत या विदेशों में जो भी पंजीकृत कंपनियां हैं परंतु भारतीय उपभोक्ता को वस्तुएं और सेवाएं दे रही हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर क्या लागू होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, ठीक है। ये बाजार या इन्वेंट्री जो वस्तु सूची है आधारित मॉडल के माध्यम से ऑनलाइन विक्रय के लिए की जाने वाली सभी वस्तुओं को जो है सम्मिलित करेंगे इसमें। मार्केट मॉडल में तृतीय पक्ष जैसे कि ईबे जैसी जो कंपनियां हैं उनके विक्रेता सूचीबद्ध हो सकते हैं और वस्तुएं विक्रय कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जबकि जो इन्वेंट्री मॉडल है उनमें प्लेटफॉर्म अपनी स्वयं की वस्तुओं को ही सूचीबद्ध करेगा, ठीक है, जैसे हमारी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट है और विक्रय करता है। इनमें समान उत्पाद को एक से अधिक विक्रेता द्वारा नहीं बेचा जाता है, ठीक है। उसके अलावा उदाहरण के लिए जबोंग, ठीक है, जो जबोंग कंपनी थी जैसे वो कपड़े वगैरह देती थी, ठीक है, उसके बाद फ्लिपकार्ट ने क्या किया उसको ख़रीद के और उसकी जगह मिंत्रा खोल दी, ठीक है। तो ई कॉमर्स संस्थाओं को उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए उद्गम जो ओरिजिन ऑफ कंट्री है उसका उल्लेख करना आवश्यक है कि किस देश में ये बनी है, और जो उपभोक्ता को पूर्व खरीद चरण, ठीक है, पहले ही हमें बताना होगा और ये आवश्यक भी है, ठीक है। प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य विवरण विक्रेताओं के बारे में विवरण
कि कंपनी कौन सी कंपनी से हम खरीद रहे हैं, वस्तु और सेवाओं की कुल कीमत के साथ साथ अन्य शुल्क जैसे लगता है ना जो डिलीवरी चार्ज लगता है, समाप्ति की तिथि कब इसको एक्सपायर हो जाएगी आदि। ई कॉमर्स में प्रत्यक्ष बिक्री जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को जो है CPA, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसके तहत सशक्त किया गया है। ई टेलर्स और उनके विक्रेताओं दोनों को किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए एक शिकायत अधिकारी, जो ई टेलर्स जो वो है ना कंपनी है, उसको एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। उसके बाद आगे भी ये नियम क्या होंगे, ई कॉमर्स कंपनियों को जो भी अनुचित मूल्य के माध्यम से जो अनुचित लाभ हो रहा है, ठीक है, उसके प्राप्त होने के लिए जो वस्तु या सेवाओं की कीमतों में जो हेरफेर वो करते हैं, उसमें भी निषिद्धता करता है, मतलब उस पर भी प्रतिबंध लगाता है। उत्पाद दायित्व के लिए प्रावधान, जो प्रोडक्ट लायबिलिटी होती है उसके लिए, मान लीजिए कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, वो दोषपूर्ण है, ठीक है, तो उसके लिए हानि या जो क्षति होगी वो जो विनिर्माता या सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता होगा तो उसके द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, दंड संबंधी प्रावधान की अगर बात करें तो इसमें एक सक्षम न्यायालय होगा, ठीक है, जो नकली वस्तु और निर्माण या बिक्री के लिए जो भी सामान है उसके लिए दंडात्मक प्रावधान की व्यवस्था कर सकेगा। न्यायालय जो है पहली बार उस लाइसेंस को 2 वर्ष के लिए जो है निलंबित कर देगा अगर कंप्लेंट दोष सिद्ध हुआ उसका तो, और दूसरी बार अगर फिर हो रहा है तो लाइसेंस को पूर्णतः भी रद्द कर सकता है वो न्यायालय। ठीक है, अन्य प्रावधान क्या है, 5 लाख रुपए तक का अगर कोई मामला आपने कंज्यूमर कोर्ट में डाला है तो उस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अज्ञात उपभोक्ता, अगर कोई भी अज्ञात उपभोक्ता जिसने मामला किया था और प्रूफ हो जाता है तो उसके जो पैसा उसे मिलेगा, अगर वो अज्ञात है तो उक्त राशि उपभोक्ता कल्याण कोष इसमें जो है जमा कर दी जाएगी। राज्य आयोग विशेषकर रिक्तियाँ, निपटान, मामले की विलंबता और अन्य जो मामले होंगे उससे संबंधित जानकारी किसको देगा, केंद्र को देगा, जो कि त्रैमासिक आधार पर दी जाएगी केंद्र को। ठीक है, उसके बाद इस अधिनियम के तहत जो उपभोक्ता संबंधी मुद्दे होंगे उन पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद इसकी स्थापना की गई है, जो क्या है एक परामर्शी निकाय है, इसके रूप में कार्य करेगा। उसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता जो मामले हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, ठीक है, इसका जो है अध्यक्ष होगा, जो ये परिषद है ना इसका अध्यक्ष कौन होगा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। ठीक है, और इसी मंत्रालय का जो राज्य मंत्री होगा इसका उपाध्यक्ष होगा। उसके अलावा 34 अन्य सदस्य भी होंगे इसके अंतर्गत। इसके अतिरिक्त इसमें जो उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर और पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, प्रत्येक क्षेत्र में से 2-2 राज्यों के उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। ठीक है, अन्य तथ्य क्या है, तो अन्य तथ्यों में विज्ञापनों के लिए प्रारूप जो गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, तो जो ये था CPA 2019 का एक्ट था, उसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उनके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो गाइडलाइंस होती है वो जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, दिशा निर्देश में आकार, प्रारूप और माध्यम, जो कंपनी का आकार होगा उसका प्रारूप होगा और जो माध्यम होगा उस पर ध्यान दिए बिना सभी विज्ञापन और विपणन जो संचार होंगे उनको समाविष्ट किया गया। ठीक है, प्रमुख दिशा निर्देश की बात करें, सबसे पहले अस्वीकार करना, यदि कोई भी विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है एक साधारण उपभोक्ता के लिए सरलतापूर्वक ध्यान देने योग्य, सुपाठ्य व समझने योग्य नहीं है, मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें किस चीज़ का ये जो है वो कर रहा है, विज्ञापन कर रहा है, तो उसे भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। उसके बाद पृष्ठांकक हेतु, एंडोर्सर्स, ये सभी जो विवरण हैं, दावे, तुलनाएं जिन्हें किसी विज्ञापन में पृष्ठांकित किया जाता है अथवा जो विज्ञापन में प्रदर्शित किए जाते हैं, ये यह प्रकट करने में सक्षम हो कि वे निष्पक्ष रूप से अनिश्चित किए गए हैं, मतलब जो उन्होंने विज्ञापन किया है स्पष्ट रूप से ये प्रकट कर दें कि वे निष्पक्ष रूप से अभिनिश्चित किए गए हैं, वे प्रमाणित हैं, मतलब वो उनकी प्रामाणिकता को अपनी सिद्ध करें। ठीक है, सरोगेट विज्ञापन, जिन वस्तुओं या सेवाओं पर अगर प्रतिबंध लगाया गया है, एक मान लीजिए किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरी ऐड दिखा रहे हैं और उसको उसके माध्यम से जो है वो कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, मतलब उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, विज्ञापित कर रहे हैं उसे, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, तो ये प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेंगे। निःशुल्क दावों पर, यदि मान लीजिए कोई विज्ञापन या एडवर्टाइज दिखाया जा रहा है कि आपको ये फ्री में दिया जाएगा, पर आप ख़रीदने गए तो वहाँ पे आपके पैसा ले लिया गया, ठीक है, तो ये इन पर भी लागू होगा। उसके बाद प्रलोभन वाला कोई विज्ञापन है, किसी भी विज्ञापन के माध्यम से जिसमें
प्रस्तुत मूल्य वाली विज्ञापित किसी वस्तु अथवा सेवा के विक्रय का कोई तार्किक उद्देश्य निहित नहीं है। ठीक है, मैंने बिना किसी तर्क के कुछ भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसे क्रैक करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रलोभित करने का सिर्फ प्रयास नहीं किया गया, ये शो होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? विदेशी अभिदय संशोधन अधिनियम। ठीक है, विनियमित मतलब उसे रेगुलेट करना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसने किसको प्रतिस्थापित किया? जो विदेशी अभिदय अधिनियम 2010 था। ठीक है, उसमें संशोधन करने के प्रयोजनार्थ मतलब उसमें संशोधन करके इसको पास किया गया है। ठीक है, संसद द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, संशोधन द्वारा किए गए प्रमुख प्रावधान को अगर हम देखें तो विदेशी अंशदान को स्वीकार करने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। मतलब इस अधिनियम के द्वारा चुनाव में भाग लेने वाले जो भी उम्मीदवार होंगे, किसी समाचार पत्र के संपादक, प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी सेवक, किसी भी विधायिका के सदस्य आदि को किसी भी विदेशी अंशदान जो होगा ना, जो विदेशों से धन प्राप्त होता है, उसको स्वीकार करने पर क्या कर दिया गया? निषिद्ध कर दिया गया उसे। ठीक है, उसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत जो है लोक सेवकों को भी शामिल किया गया। अब लोक सेवक कौन होंगे? जो सरकार की कोई भी सेवा प्राप्त करते हो या सरकार से किसी भी तरह का पारिश्रमिक या फिर भुगतान जो है वो प्राप्त करते हो। ठीक है, ये सब लोक सेवक हो जाएंगे। विदेशी अंशदान का हस्तांतरण, मतलब जो आपको पैसा मिलेगा अब वो आप अन्य व्यक्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं करेंगे जब तक जो विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए पंजीकृत ना हो। मतलब जो विदेशी अंशदान जो प्राप्त किया है जिसने भी कंपनी ने, उसका जो है पंजीकरण ना हो। पंजीकरण के बाद ही वो जो है स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह संशोधन जो है किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी अंशदान को हस्तांतरित करने को प्रतिबंधित करेगा। ठीक है, पंजीकरण के लिए आधार, पासपोर्ट, पंजीकरण का आधार क्या होगा? आपके पास पासपोर्ट, OCI जो ओवरसीज़ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का वो है कार्ड है, वो होना चाहिए। ठीक है, संशोधन में उपबंध किया गया है कि जो पूर्व अनुज्ञा या फिर अनुमोदन है उसके इच्छुक किसी भी व्यक्ति को जो प्रमाण पत्र है उसके अनुदान या नवीकरण के लिए पदाधिकारी या निदेशक को अपनी आधार संख्या उपलब्ध करानी होगी। ठीक है, जो पासपोर्ट और OCI की जो आधार संख्या है वो उपलब्ध करानी होगी। ठीक है, विदेशी होने के मामले में पहचान हेतु पासपोर्ट अथवा भारतीय जो विदेशी नागरिक है उसकी एक प्रति मतलब कॉपी उसकी जमा करानी होगी। FCRN फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है खाता, वो क्या होगा? सिर्फ जो दिल्ली में जो है भारतीय स्टेट बैंक, इसी में ही उसका अकाउंट खुलेगा। ठीक है, बैंक द्वारा FCA खाते के में रूप में प्राप्त किया जाएगा जो कि भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली में जो है उसी में खोला जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। ठीक है, कोई धन इस खाते में प्राप्त या जमा नहीं किया जाएगा। विदेशी अंशदान के अलावा आप कोई दूसरा पैसा इसमें जमा नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें विदेशी अंशदान रहेगा जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद प्राप्त अंशदान को रखने या उपयोग करने के लिए एक व्यक्ति अपनी पसंद के किसी दूसरे अनुसूचित बैंक में क्या करेगा? एक और FCRA खाता खोल सकता है। ठीक है, उससे उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। विदेशी अंशदान के उपयोग में प्रतिबंध क्या है? कि अधिनियम में मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवाया पर अधिनियम के किसी भी अगर प्रावधान का आपने उल्लंघन किया, ठीक है, तो अप्रयुक्त विदेशी अंशदान का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के साथ ही आप उसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, संशोधन में उपबंध किया गया कि सरकार जो है संक्षिप्त जांच या ऐसी किसी लंबित जांच के आधार पर ऐसे व्यक्तियों के लिए अप्रयुक्त विदेशी अंशदान के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकती है। लाइसेंस का नवीकरण, जो लाइसेंस का नवीकरण होता है हर 6 महीने बाद उसका नवीकरण हो जाएगा। उसके अलावा इस संशोधन के अनुसार सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र को नवीकरण करने से पूर्व जांच कर सकती है कि व्यक्ति ने अधिनियम में निर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किया है या नहीं किया है। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जो विदेशी अंशदान है उसके उपयोग में कमी। ठीक है, मतलब केवल आप उसी उद्देश्य के लिए अंशदान का यूज़ करेंगे जिसका उपयोग करने के लिए जो है आपको अंशदान प्राप्त हुआ हो। इसके अतिरिक्त उन्हें 50% से अधिक जो प्रशासनिक व्यय होगा उस पर उसके लिए नहीं करना है। मतलब जो अंशदान आप खर्च करेंगे वो प्रशासनिक व्यय पर सिर्फ 50% करेंगे। ठीक है, 50% नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए एक पैराग्राफ ऊपर रह गया, जो FCRA है उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है? एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें विदेशी धन के प्रवाह की जो विनियमित है, मतलब जो रेगुलेशन है उसको करने के लिए इसे लागू किया गया। जो ये एक्ट है उसको विनियमित करने के लिए लागू किया गया ताकि इस प्रकार के धन को किसी भी संभावित तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में प्रयोग होने से रोका जा सके।
ठीक है। जो एफसीआर है इसके माध्यम से व्यक्तियों, संघों, कंपनियों द्वारा दान की गई विदेशी निधियों की निगरानी जो है होम मिनिस्ट्री करता है। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा विदेशी स्रोत द्वारा किसी भी मुद्रा, प्रतिभूति या वस्तु हस्तांतरण को विदेशी अभिदाय के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है, जो किसी निर्दिष्ट मूल्य से परे हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। उसके अलावा जो संशोधन ने सीमा को क्या कर दिया, 20% कर दिया। जो मतलब आपकी सीमा 50% से अनधिक मतलब प्रशासनिक खर्च पे यूज़ नहीं करना ना, अब इसे 20% कर दिया गया। ठीक है। पंजीकरण का निलंबन, जो सरकार ने 180 दिनों से अनधिक की अवधि के लिए किसी व्यक्ति के पंजीकरण को निलंबित कर सकती है। ठीक है, 180 से अधिक दिन ना हो आपको पंजीकृत, आप कंपनी खोल रहे हो तो इससे ज़्यादा ना हो। संशोधन में प्रावधान किया गया कि इस प्रकार के निलंबन को आगे और 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एनजीओ, गैर सरकारी संगठन का विनियमन, तो इस पर निगरानी जो है और भी सख्त कर दी गई है गृह मंत्रालय द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है। एनजीओ को विश्व बैंक द्वारा एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में क्या किया गया, परिभाषित किया गया। जो पीड़ितों को राहत प्रदान करने, काम क्या होता है एनजीओ को, पीड़ितों को राहत प्रदान करने, निर्धनों के हितों को प्रोत्साहित करने। ठीक है, और उसके अलावा पर्यावरण की रक्षा करने और बुनियादी सामाजिक सेवाएं करने या सामुदायिक विकास हेतु गतिविधियों का संचालन करने के लिए एनजीओ हेल्प करती है। ठीक है, ये संगठन सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हें पर कानूनी दर्जा या विधिक दर्जा जो है प्राप्त है। ये ट्रस्ट, सोसाइटी या प्राइवेट लिमिटेड गैर लाभकारी जो कंपनी होती है उसके रूप में पंजीकृत होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा समर्थित है इनको। सबसे पहले 19 का 1 का सी, जो कि संघों का गठन का अधिकार देता है किसी को भी। ठीक है, 43 का 20 सहकारी सोसाइटी का बढ़ावा देता है। समवर्ती सूची में धर्मांध संस्थानों, धार्मिक विन्यास एवं धार्मिक संस्थानों का उल्लेख है। उसके अलावा भारत में गैर सरकारी संगठनों के जो विनियमन होता है, रेगुलेशन होता है, उनके संबंध में भी प्रावधान है, जैसे कि फेमा। ठीक है, फेमा आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। कुछ सरकारी संगठन फेमा के तहत पंजीकृत हैं। ये एनजीओ भारत में विभिन्न संगठनों को क्या करते हैं, विदेशी धन वितरित करते हैं। ठीक है, उनके बीच में बांटते हैं। फेमा को जो है वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, फेमा को वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। इसे बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से जितने भी संबंधित कानून हैं उनको समेकित और संशोधित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, हालांकि एनजीओ को दान की गई विदेशी निधियों की निगरानी के लिए जो है होम मिनिस्ट्री, जो गृह मंत्रालय, उसके अंतर्गत एफसीआरए नामक एक पृथक कानून जो है मौजूद है इसके लिए। प्रारूप विद्युत नियम 2020, जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल है 2020 का, ये दिसंबर में हमने इस पर न्यूज़ भी आई थी, वही पढ़ी थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, प्रमुख सेवाओं की जो पहचान करना, इन सेवाओं के संबंध में न्यूनतम सेवा स्तर और मानकों को निर्धारित करना, उन्हें उपभोक्ताओं के अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान करना। ठीक है, जबकि विद्युत अधिनियम 2003 में एक उपभोक्ता चार्टर है। नवीकरण जो प्रारूप है, उपभोक्ता को सशक्त बनाना, उनके नए आपूर्ति अधिकार प्रस्तुत करना, जिसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, सबसे पहले आपका प्रीपेड मीटर के लिए एक नया कनेक्शन, विलंबित जो बिलिंग होती है, ठीक है, गलत पैमाइश होती है, उसके मुद्दों को हल करने के लिए एक नए मीटर का कनेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, सेवा की विश्वसनीयता, उपभोक्ता को उनके अधिकार के लिए 24/7 जो है बिजली की आपूर्ति की पहचान करना। हालांकि कृषि जैसे जो उपभोक्ता होते हैं उनकी कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के जो कम घंटे हैं उनको निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। उपभोक्ताओं को मुआवजा, एक उपभोक्ता बिना किसी आपूर्ति के मुआवजे के बिजली की जो आपूर्ति में रुकावट होती है, और जो डिस्कॉम द्वारा, डिस्कॉम मतलब जो एक बिजली की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, डिस्कॉम द्वारा बिजली आपूर्ति के मुद्दों को हल करने में लगने वाले समय के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं, मतलब हमें क्षतिपूर्ति उससे मिल सकती है। ऑनलाइन बिल भुगतान, 1000 रुपये या अधिक का बिल भुगतान ऑनलाइन किया जाना चाहिए और उपभोक्ताओं को छूट के माध्यम से डिजिटल रूप में भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला देख। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, बिजली प्रोज्यूमर, मतलब एक तरह से जो विद्युत उपभोक्ता होता है ना, वही क्या बन जाए, एक आपूर्तिकर्ता बन जाए। मान लीजिए आपके पास खेत है, ठीक है, वहाँ से कहीं से नदी जा रही है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे बिजली की कुछ वो फैक्ट्री उत्पादन करने लगे, है ना, तो उसके बाद जो बिजली उपभोक्ता होगा वही आपूर्तिकर्ता बन जाए। कोई व्यक्ति एक नवीकरणीय प्रणाली को स्थापित कर सकता है या ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, पर ये क्या करेगा, जो डिस्कॉम होगा उसके द्वारा ही आपूर्ति के साथ इसे समायोजित किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप अपना
खुद का अलग से जो है वो खोल देंगे बिजली बोर्ड। सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम और विधेयक। तो सबसे पहला है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2020, जो इसमें उत्पादन संशोधन किया गया, विनियमन पे किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय याद रखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए। सबसे पहले सिगरेट जो धूम्रपान करने की आयु 18 से 21 कर दी गई। खुली सिगरेट को प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद विमान पत्तनों, रेस्टोरेंट और होटलों में धूम्रपान के जो कमरे होते थे उनको ख़त्म किया गया। 200 रुपये से बढ़ाकर जुर्माना 2000 किया गया। अवैध सिगरेट या तंबाकू के विनिर्माण या आयात पर कठोर दंड और जुर्माने के आरोपण का प्रावधान किया गया। संसद द्वारा जो वायुयान विधेयक 2020 है उसको पारित किया गया। इस विधेयक के माध्यम से वायुयान अधिनियम 1934 में जो है संशोधन किया गया। यह अधिनियम क्या था? नागरिकों विमानों के जो निर्माण होते थे, उपयोग, बिक्री और लाइसेंस, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। इसमें जो है मौजूद 3 निकाय को संवैधानिक दर्जा पहले से ही क्या है प्राप्त है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA, नागर विमानन सुरक्षा कार्यालय, तीसरा विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, ठीक है। जो ये नागर विमानन महानिदेशालय है, ये क्या करता है? उसे निरीक्षण और विनियामक दायित्व प्रदान किए गए हैं। मतलब वो जो है जहाज़ों का निरीक्षण करेगा और उनको विनियामक मतलब रेगुलेट करेगा। उसके बाद नागर विमानन सुरक्षा कार्यालय क्या करेगा? जो नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित विनियामक निरीक्षण कार्य है उसके लिए ये उत्तरदायी होगा। और तीसरा जो विमान दुर्घटना और घटनाओं से संबंधित जांच हेतु उत्तरदायी होगा। यह DGCA को जो एयरलाइंस है, विमान पतन है, अन्य विमान संस्था है, उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आरोपित करने का अधिकार प्रदान करेगा, ठीक है। भारत में सट्टेबाजी, मतलब इसको भी जो है अब एक कौशल का खेल कहा जा रहा है। नवंबर की मैगजीन में हमने पढ़ा था, काफ़ी डिटेल में था, यहाँ पे काफ़ी छोटा दे रखा है। तो भारत में सट्टेबाजी को वैध करने का प्रस्ताव रखा है। भारत में सट्टेबाजी विधानों के बारे में, जो सट्टेबाजी शब्द जो जुए से संबंधित गतिविधियों को संदर्भित करता है। जुआ एक सामान्य शब्द है जबकि सट्टेबाजी एक संरचना आधारित समझौता होता है, ठीक है। सार्वजनिक द्वैत अधिनियम 1867, इसमें क्या था? भारत में जो जुआ है उसको शासित करने की एक सामान्य विधि है। भारत में ऑनलाइन जुए को शासित करने की कोई विशिष्ट संघीय विधि उपलब्ध नहीं है। जुआ और सट्टेबाजी राज्य विषय के सूची होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये किसके? राज्य सूची के विषय होते हैं। हालांकि राज्यों के द्वैत संबंधी विधानों के अंतर्गत जुए को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय कानून प्रत्येक खेल को कौशल के खेल और संयोग के खेल, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल, इसके रूप में विभेदित करता है। यह आभासी अनुमानित परिणाम खेलों को पारंपरिक सट्टेबाजी से अलग करता है। इस प्रकार जो आभासी खेल होते हैं, जो फैंटेसी स्पोर्ट होते हैं, इनको भी एक तरह से मतलब जो कौशल का खेल कहा गया है, ठीक है। कौशल खेल मतलब गेम ऑफ स्किल, ठीक है। सट्टेबाजी वैध है क्योंकि यह एक कौशल का खेल है। द्वैत संबंधी विधानों के अंतर्गत निम्नलिखित को जुए में शामिल नहीं किया गया। सबसे पहले घुड़दौड़, ये जुए में शामिल नहीं की गई। कौशल के खेल जो द्वैत अधिनियम और न्यायालय के निर्णयों में उल्लेखित नहीं है, ठीक है, उल्लेखित नहीं है, बस कहा गया कौशल का खेल। उसके बाद लॉटरी, भारत में लॉटरी संबंधी विधियों द्वारा विनियमित है। इस प्रकार जो आभासी खेल होते हैं ना, फैंटेसी स्पोर्ट होता है, उसमें सट्टेबाजी वैध है क्योंकि यह एक गेम ऑफ स्किल या कौशल का खेल है। जहाँ पारंपरिक सट्टेबाजी में सट्टेबाजी होती है, वहीं आभासी खेलों में आपका प्रतिद्वंदी एक अन्य खिलाड़ी होता है, ठीक है। सिक्किम और नागालैंड स्पष्ट रूप से ऑनलाइन जुए की अनुमति देते हैं, सिक्किम और नागालैंड, ठीक है। जबकि तेलंगाना में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पर जो है कठोर प्रतिबंध नीति है, कठोर मतलब प्रतिबंध है। बाकी इन सारे देशों में न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, UK, ऑस्ट्रेलिया ने खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने, उसे विनियमित करने की दिशा में कुछ उपाय किए हैं, ठीक है। वर्ष 2015 में न्यायमूर्ति जो लोढ़ा समिति थी, उसने क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने की अनुशंसा की थी। हाल ही में विधि आयोग ने भी अपनी 276वीं रिपोर्ट में इसका समर्थन किया, ठीक है। जो क्रिकेट में सट्टेबाजी होती है उसको वैध बनाए जाने का चर्चा चल रही है, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मैं थोड़े बहुत बच्चे अगर हो जाएं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी काफ़ी कम जो है व्यू आ रहे हैं, इसकी वजह से मन नहीं करता बनाने का वीडियो। पर ये जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये मैं सोच तो रखा है, बाकी मैं श्योर नहीं होता, ठीक है, कह देता हूँ मैं, पर सोच रखा है कि दोनों आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मतलब पॉलिटी अभी कंप्लीट कर दूंगा मैं आज, ये मेरी वो है क्या बोलते हैं, उम्मीद है ऐसी। चलिए, बाकी तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब मन करे तो, नहीं तो छोड़ो। बाकी
Okay, have a good day.